Hello students, beta in this video we are going to discuss about the types of friction के types, even laws of friction भी discuss करेंगे. Okay, friction generally three types की discuss की थी, sliding friction, rolling friction, fluid friction. First one is sliding friction. स्लाइडिंग फ्रिक्शन बेटा उस फ्रिक्शन को कहते हैं जिहड़ी बॉडी ते उदों लगे जो बॉडी किसी सरफेस पे स्लाइड करे. स्लाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को घड़ीस के लेके जाना. सपोज करो दिस इज सरफेस है ना, दिस इज सरफेस, इसके ऊपर असी लाइक दिस कोई बॉडी पे है, दिस इज अ सरफेस, ये बॉडी पे है, द सेम वे स्लाइड करवाते हैं, स्लाइड करते हैं. समझ गए? ये डस्टर है, ये बुक के सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, इनको स्लाइड करना, स्लाइड. तो जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे स्लाइड करेगा फिर केडी फ्रिक्शन है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन. सेकंड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन मतलब कि जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे रोल करेगा. रोल मतलब लाइक दिस ये चीज रोल अब ये चीज का दी दैट इज रोलिंग. ये जेड़ा मार्कर है ये बुक के सरफेस पे रोल कर रहा है, बेटा स्लाइड नहीं कर रहा. स्लाइडिंग पे रोलिंग से फर्क होता है, ये रोल कर रहे हैं है ना. जेडे टायर्स है वो रोल कर रहे हैं, एवं जेडे सिलेंडर है ये मार्कर है ये रोल कर रहे हैं. जो एक सरफेस दूसरे सरफेस पे रोल करे, रोल फिर उससे रोलिंग फ्रिक्शन होगी. ठीक है. फ्लूइड फ्रिक्शन ये उदों आते जो एक सरफेस पे दूसरे सरफेस के बिटवीन फ्लूइड होवे. फ्लूइड मतलब वाटर की कोई लेयर होवे, उस वक्त जी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी दैट इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्लूइड क्या है, जी चीज़ फ्लो करे, जिमें वाटर फ्लो करता है, गैसेस फ्लो करते हैं, गैसेस से वाटर का कॉमन नेम फ्लूइड है. तो दो सरफेसेस दे बिटवीन अगर वाटर दी या किसी लिक्विड दी या ऑयल की लेयर आ जाए, लेयर है ना, फिर जी फ्रिक्शन है जी उस लिक्विड की लेयर करके लगेगी सरफेस पे, दैट इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्रिक्शन थ्री टाइप्स होंगे बेटा. जो एक सरफेस दूसरे सरफेस पे स्लाइड करे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. जो एक सरफेस दूसरे सरफेस पे रोल करे, द रोलिंग फ्रिक्शन. तो जी फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स का लगे, फ्लूइड्स का, वाटर का, एयर का, दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन. नेक्स्ट लॉज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के लॉ की सब तो फर्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा दो सरफेसेस के बिटवीन लगेगी, दो surfaces they between along the tangent opposite to the motion. Clear? This force always acts in between two surfaces along the tangent opposite to motion. ये तो हमने पहला भी दसे अपनी प्रीवियस वीडियोस कि ये सपोज करो ये सरफेस है, फर्स्ट सरफेस, दिस इज सेकंड सरफेस. तो दोनों सरफेसेस दे बिटवीन लगेगी, अलोंग द टेंजेंट लगेगी, अलोंग द सपोज करो मोशन है तो है मोशन, अलोंग द टेंजेंट लगेगी एंड ऑपोजिट टू द मोशन लगेगी फ्रिक्शन. दो surfaces they between along the tangent opposite to motion. This is first one. Second, frictional force depends upon state of roughness of surface. ये फ्रिक्शनल फोर्स है इस सरफेस की स्टेट ऑफ रफनेस. ठीक है, सरफेस की नेचर पे डिपेंड करती है, सरफेस कितना
कितना स्मूथ। जितना सरफेस रफ होएगा उन्नियां उस प्रोग्रेशंस एंड डिप्रेशंस ज़्यादा होंगी, उन्नी उस इंटरलॉकिंग ज़्यादा होएगी, उन्नी फ्रिक्शन ज़्यादा होएगी। ठीक है। हाँ, अगर तुसी पॉलिश करके या रगड़ के तुसी उसकी प्रोग्रेशंस एंड डिप्रेशंस घटाती है ना, तुसी सरफेस को रफ तो की करता बेटा समूथ करता, समूथ करन नाल तुसी उहदियां प्रोग्रेशन एंड डिप्रेशंस रिड्यूस करदियां घटादियां, इंटरलॉकिंग घट जाएगी, फ्रिक्शन घट जाएगी। जिन्ना सरफेस रफ उन्नी फ्रिक्शन ज़्यादा, जिवें जिवें सरफेस स्मूथ करी जाओगे फ्रिक्शन घटी जाएगी। बेटा इस द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ रफनेस ऑफ सरफेस। ठीक है। इसलिए एक पॉइंट थोड़ा मैं इस सेकेंड लॉ का एक पॉइंट क्लियर कर दूँ। मन्या भी सरफेस जो बहुत ज़्यादा रफ है उस प्रोग्रेशन एंड डिप्रेशन ज़्यादा होंगी, इंटरलॉकिंग ज़्यादा होएगी, फ्रिक्शन ज़्यादा होएगी। असी सरफेस को स्मूथ कर देंगे, स्मूथ करने नाल प्रोग्रेशन एंड डिप्रेशन घट जाएंगे, इंटरलॉकिंग घट जाएगी, फ्रिक्शन घट जाएगी। पर तुसी फ्रिक्शन घटा सकते हो बाय स्मूथिंग द सरफेस, है ना। फ्रिक्शन डिक्रीज कर सकते हो सरफेस को स्मूथ करके, बट बेटा सरफेस को स्मूथ करके फ्रिक्शन का डिक्रीज करना ये एक लिमिट तक ही कर सकते हो। मतलब मान लो सरफेस रफ है, फ्रिक्शन ज़्यादा है, तुसी सरफेस को स्मूथ करी जाओगे, फ्रिक्शन घटी जाऊगी, स्मूथ करी जाओगे, फ्रिक्शन घटी जाऊगी, ये एक लिमिट तक हो सकता है। अगर तुसी एक लिमिट तो ज़्यादा सरफेस स्मूथ करता, ज़्यादा एक सरफेस को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ करता, तो फ्रिक्शन डिक्रीज होने की जगह द्वार तो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसैप्ट मैं तुहानू कोज समझाई सी फ्रिक्शन दे, फ्रिक्शन दे कारण की ने समझाए सी, दो कारण समझाए सी अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसैप्ट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसैप्ट। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसैप्ट अगर तुसी एक सरफेस को दूसरे एक सरफेस ते दूसरे सरफेस को हाईली स्मूथ कर देना, हाईली स्मूथ कर देने हो तो बेटा उन्होंने एटम्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, क्लोज। एटम्स के बीच ना डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। डिस्टेंस करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होएगी। जिन्हें एटम्स नेड़े होंगे ने उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होएगी तो फ्रिक्शन भी, क्योंकि ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कारण ही का फ्रिक्शन अपीयर होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। इस करके मैं थोड़ा एक पॉइंट क्लियर किया है कि ज़्यादातर टीचर्स ये पूछते होंगे ने भी जो किसी रफ सरफेस को स्मूथ करते हैं तो फ्रिक्शन डिक्रीज होती है। स्टूडेंट्स कह भी होंगे ने भी यस सर सरफेस को रफ को स्मूथ कर दो फ्रिक्शन घट जाएगी। ठीक है तो पॉइंट, बट तुसी फ्रिक्शन घटा सकते हो बाय स्मूथिंग द सरफेस अप टू सर्टेन लिमिट। एक लिमिट तक घटा सकते हो, एक लिमिट तो ज़्यादा स्मूथ करना फ्रिक्शन द्वारा तो बढ़ जाएगी। तो मैं एग्जांपल देना है जो थोड़े अपने घर च ग्लास विंडो होती है, ग्लास विंडो होती है बेटा, ग्लास विंडो वो ग्लास हाईली स्मूथ होता है। कभी उस ग्लास विंडो के ना हमें हाथ चला के देखिए, थोड़ा हाथ स्मूथली नहीं चलेगा, थोड़ा हाथ ना हमें रुक रुक के चलेगा, रुक देगा फिर ऐसे चलेगा लाइक दिस, हमें स्मूथली नहीं चलना, हमें नहीं चलना, हमें प्रेस करोगे तो हमें चलाओगे रुक रुक के चलूँगा ग्लास विंडो पे, क्योंकि ग्लास विंडो हाईली स्मूथ है। हाईली स्मूथ होने करके फ्रिक्शन घटने की जगह बढ़ जाती है। क्लियर पॉइंट क्लियर? फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस and its state of roughness. Depends upon nature of the surface, nature of surface and
इट्स स्टेट ऑफ रफनेस। ये सरफेस कहा जाए बहुत ज़्यादा रफ है, तो स्मूथ है या हाईली स्मूथ है, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करती है। ज़्यादा रफ सरफेस है, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगी, स्मूथ करना फ्रिक्शनल फोर्स घटेगी। बट बी क्लियर, ज़्यादा स्मूथ ना करियो, क्योंकि जे एक लिमिट तो ज़्यादा स्मूथ करता तो फ्रिक्शनल फोर्स घटने की जगह बढ़ जाए। दैट इज सेकेंड, दो लॉ क्लियर हो गई। थर्ड लॉ जी फ्रिक्शनल फोर्स है, यस बेटा, थर्ड लॉ ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल डायरेक्शन की होता पता है, ये सपोज दिस इज फर्स्ट सरफेस, इसके ऊपर कोई ब्लॉक में, इस ब्लॉक का मास है, तो बेटा इसका वेट mg, मास अगर m का वेट कितना, mg वेट बारे नॉलेज है ना, पिछले चैप्टर च दी सी, वेट mg, वेट ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बेटा जितना इसका वेट उतनी है सरफेस पे की लगा रहे हैं फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज एक्शन। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर एक सरफेस दूसरे सरफेस पे फोर्स लगाएगा तो दूसरा सरफेस भी पहले सरफेस पे की लगाएगा बेटा फोर्स, है ना, तो दैट फोर्स इज नोन एज नॉर्मल डायरेक्शन। याद है बेटा तुम न्यूटन्स थर्ड लॉ जो कराया सीगा वो नॉर्मल डायरेक्शन बारे दसया सीगा। इसका नाम नॉर्मल डायरेक्शन क्यों होता है बेटा दोस्तों, इसको नॉर्मल डायरेक्शन क्यों कहा जाता है तुम दसा सी ना, एक तो ए फोर्स ऑफ फ्रैक्शन एंड एक सरफेस को कितने एंगल पे लगती है 90 डिग्री, है ना, तो जेड़ा r होता है वो mg दे इक्वल, बिकॉज़ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट लगदा होगा ना। तो बेटा जितना किसी बॉडी का मास ज्यादा होएगा, जितना मास ज्यादा होएगा उतना वेट ज्यादा होएगा, जितना वेट ज्यादा होएगा उतना r ज्यादा होएगा, जितना r ज्यादा होएगा उतनी उसके फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगी। हैवी बॉडीज पे ज्यादा फ्रिक्शन लगती है, लाइट बॉडीज पे कट फ्रिक्शन लगती है, क्योंकि लाइट बॉडीज का मास कट होता है ना, मास कट है तो फ्रिक्शन कट लगेगी, मास ज्यादा तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगी। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल डायरेक्शन। बेटा फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना r ज्यादा होएगा उतनी फ्रिक्शन ज्यादा, जितना r कट होएगा उतनी फ्रिक्शन कट। क्लियर। फोर्थ लॉ, फ्रिक्शनल फोर्स, frictional force does not depend upon area of contact as long as normal direction remains same। जब तक बॉडी का नॉर्मल डायरेक्शन सेम है, फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करेगी, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को इंडिपेंडेंट करेगी, इंडिपेंडेंट। मैं तुमको समझाना ये पॉइंट भी समझाना बेटा कि फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करती। बहुत सारे स्टूडेंट्स में वहम होता है, ये वहम होता है कि एक सरफेस का जितना ज्यादा एरिया नीचे वाले सरफेस पे कॉन्टैक्ट च होएगा उतनी फ्रिक्शन ज्यादा लगेगी। ये बहुत सारे 99% स्टूडेंट्स को वहम होता है भी जितना ऊपर के सरफेस का जितना ज्यादा एरिया नीचे वाले सरफेस पे कॉन्टैक्ट च होएगा उतनी फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगी। नहीं, गलत सोचते वाले। फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नॉर्मल डायरेक्शन पे। जब तक नॉर्मल डायरेक्शन सेम है फ्रिक्शनल फोर्स सेम रहेगी, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करती। ये एग्जांपल मैं समझाऊंगा, लिसन ध्यान से देखियो, ध्यान से। सपोज वैसे तो कॉपी है, सपोज करो एक टेबल का सरफेस है, दिस इज बुक। हुन इस टेबल के सरफेस ऊपर चाहे तुसी बुक, बेटा बुक का मास, लिसन, बुक का मास कांस्टेंट है ना, मास कांस्टेंट है तो वेट भी कांस्टेंट, वेट कांस्टेंट है तो नॉर्मल डायरेक्शन भी कांस्टेंट, नॉर्मल डायरेक्शन कांस्टेंट है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कांस्टेंट लगेगी। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करेगी, चाहे तुसी बुक को एवे मूव करवाओ, आ देखो
चाहे तुसी बुक नूं एवें मूव करवाओ, चाहे तुसी बुक नूं एवें मूव करवाओ। तीन डिफरेंट केस हो गए। एवें बुक का ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट नीचे वाले सरफेस दे, बुक का ज्यादा एरिया नीचे वाले सरफेस दे कॉन्टैक्ट विच, एवें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट घट गया, सिर्फ आ वाला जो तुहानूं दिखाई दे रहा है, आ वाला एरिया कॉन्टैक्ट। ठीक है, जे तुसीं एवें कर दोगे एवें तो होर भी घट गया। लेकिन ये तीनों केसिस जो तुसीं बुक मूव करवा रहे हो, तीनों केसिस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ओनली अपॉन नॉर्मल डायरेक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन ओनली नॉर्मल डायरेक्शन। आर पे डिपेंड करती है, एंड आर किस पे डिपेंड करता है? वेट पे, एंड वेट किस पे डिपेंड करता है? मास पे। मास सेम है तो वेट सेम रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स सेम रहेगा। एग्रीड? फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करती बेटा। यही कारण है ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰੇਕਸ ਛੋਟੀਆਂ ਲਗਾਓ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰੇਕਸ ਵੱਡੀਆਂ, ਬ੍ਰੇਕਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ, ਲੈਦਰ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ? ਬ੍ਰੇਕਸ ਲੈਦਰ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खिंचते हैं प्लग्स को, है ना, खिंचण नाल लैदर्स टायर्स नाल लग जाते हैं ब्रेक्स वाले। वो ब्रेक लैदर के जो शूज़ है वो छोटे छोटे जो होंगे ने, वो वड्डे शूज़ क्यों नहीं यूज़ किए होंगे? भी जिन्नी वड्डियां ब्रेक्स होंगियां उन्नी ब्रेक्स ज़्यादा लगणगे। वड्डियां क्यों नहीं यूज़ किए होंगे? क्योंकि ब्रेक्स, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स, टायर किसके कारण रुकता है? ब्रेक्स की फ्रिक्शनल फोर्स कारण रुकता है। टायर्स अगर रोकना है तो किस कारण रुकता बेटा? ब्रेक्स की फ्रिक्शनल फोर्स कारण। फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करती। जिन्ना अफेक्ट छोटी ब्रेक करेगी उतना ही अफेक्ट एक वड्डी ब्रेक करेगी। तो वाई वी यूज़ बिग ब्रेक शू, असी स्मॉल ब्रेक शू यूज़ करते हैं क्योंकि जिन्ना रोल एक वड्डे ब्रेक ने लेना है उतना वही रोल एक छोटा ब्रेक शू ने लेना। समझ गए? तो फ्रिक्शनल फोर्स बेटा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करती, जब तक नॉर्मल डायरेक्शन सेम है फ्रिक्शनल फोर्स सेम है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये वैम अपने मन चो बेटो 4। दीज आर द 4 लॉज ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट लॉ की दस है बेटा कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इन बिटवीन द टू सरफेसेस लगेगी, अलोंग द टेंजेंट लगेगी, ऑपोजिट टू द मोशन लगेगी। इन बिटवीन द टू सरफेसेस अलोंग द टेंजेंट, मोशन टू ऑपोजिट। दूसरा लॉ की दस है फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस दी नेचर तो दी स्टेट ऑफ रफनेस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द सरफेस रफ है कि स्मूथ है तो हाईली स्मूथ है, उस पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शनल फोर्स थर्ड लॉ ये डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल डायरेक्शन, एंड फोर्थ लॉ फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? हुन अगर आप ये तो तीन लॉ हो गए कंप्लीट, 4 लॉस हो गए कंप्लीट हो गए। हुन आप डिस्कस एक चीज, एक कांसेप्ट छोटा है वो और डिस्कस करते हैं। छोटा है कांसेप्ट है, बस वो डिस्कस करके फिर ये वीडियो फिनिश कर देते हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है? तो बेटा प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे तो कांस्टेंट लगेगा, दैट कांस्टेंट इज म्यू। व्हाट इज आर? नॉर्मल डायरेक्शन। व्हाट इज एफ? फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज म्यू? म्यू इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू की वैल्यू एक सरफेस वास्ते कांस्टेंट होती है। वैल्यू ऑफ म्यू इज कांस्टेंट फॉर वन सरफेस, बट सरफेस टू सरफेस म्यू वेरी करता है। जितना सरफेस रफ होएगा, रफ
उसका म्यू होना लार्ज होगी एंड जितना सरफेस स्मूथ होएगा स्मूथ होना होना म्यू स्मॉल होएगा मतलब किसी भी सरफेस की म्यू की वैल्यू तो उसी अंदाजा लगा सकते हो भी वो सरफेस कितना रफ है कितना स्मूथ ठीक है म्यू इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड मैं फिर बोल रहा हूं एक सरफेस वास्ते म्यू की होगा कांस्टेंट बट सरफेस टू सरफेस म्यू की होगा रहता है चेंज ठीक है जेडे रफ सरफेस है जितना म्यू ज्यादा उतना सरफेस रफ जितना म्यू घट उतना सरफेस म्यू की डेफिनेशन की बनेगी म्यू इज इक्वल टू f by r so coefficient of friction may be defined as the ratio of force of friction to the normal action force of friction to the normal action if force of friction का फार्मूला बनाओ जब भी तुसी force of friction फाइंड आउट करनी है इस फार्मूले का फाइंड आउट करोगे f is equal to v ठीक है अच्छा फ्रिक्शन के तीन पार्ट्स सी ना बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन the static friction and the coefficient of static friction and limiting friction and the coefficient of limiting friction and dynamic friction and the coefficient of dynamic friction and kinetic friction and the coefficient of kinetic friction जैसी friction वो ज्यादा coefficient है ना क्योंकि static friction वेरिएबल सी वेरिएबल तो बेटा coefficient of static friction is also ठीक है समझिए लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम the coefficient of limiting friction is also maximum okay समझिए kinetic friction constant is the coefficient of kinetic friction remains constant वैसे कितनी constant वैल्यू है बेटा ओके आप पॉइंट थोड़ा मैं फिर क्लियर कर दूंगा थोड़ा पहले समझाता हूं मतलब ये सीधा भी तीनों फ्रिक्शंस को स्टैटिक फ्रिक्शन ते लिमिटिंग फ्रिक्शन ते काइनेटिक फ्रिक्शन इन तीनों फ्रिक्शंस को सब तो मैक्सिमम केडी फ्रिक्शन है लिमिटिंग इस करके कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग ना फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम होती है ना यदि फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम होगा कोएफिशिएंट ये समझना चाहते हैं समझ गए सो जनरली वैसे तो अपन म्यू का हाफ फार्मूला यूज कराते बट ये कि तुसी म्यू एस म्यू वैल्यू या म्यू के लग गया देखो तो घबराइयो ना म्यू एस स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एल स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड म्यू के स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अंडरस्टैंड